हम लोग जो भी बात करेंगे, जितने भी एडवोकेट लोग आप लोग बैठे हुए हैं, बाकी के लोगों के हिसाब से आपको सरकार के और बैंकों की तरफदारी करनी है। एम आई राइट? भाई आप ये समझ के मान के चलिए कि मैं कर्जदार हूं और मैं आपके सामने दलील पेश कर रहा हूं अपनी बेगुनाही की, और मैं ये बता रहा हूं कि बैंक ने मेरे साथ चीटिंग किया है, बैंक ने मेरे साथ धोखा किया है, और मैं ये बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। मतलब माननीय जज साहब बैठे हुए हैं और बाकी जो वकील हैं, बैंक के वकील हैं, आप सरकार के वकील हैं, और मैं हूं किसान का वकील, और मैं पूरी दुनिया को, देश को मतलब चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि मेरे साथ में चीटिंग हुआ है और ये पूरा फ्रॉड चल रहा है। अब इतनी, ये बहुत सिंपल सी बात है ना? लाइन सिंपल सी है कि मेरे साथ चीटिंग हुआ है। जब तक इस चीटिंग के सबूत मुझे नहीं मिलते हैं, अब बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जब तक इस चीटिंग के सबूत नहीं मिलते हैं तब तक समझिए चीटिंग नहीं हुआ है। पर अगर सबूत मिल जाए फिर तो इजीली मतलब आप लोग फाइट कर सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको ये सबूत देंगे कि लोन देकर बैंक ने फ्रॉड किया है, और हमने कितना चुकता करना है, कैसे चुकता करना है, बस ये तय अब आपको करना है। आप सारे के सारे एक तरह से जज मान लेते हैं, तो आप सब ने मेरे खिलाफ बात करनी है, ठीक है ना? क्योंकि मैं पूरे बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं ये पूरा फ्रॉड है। एक्सप्लेन करेंगे सबूत के साथ। तो पहला एक लाइन है, आप लोग नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लें, अदरवाइज ये वीडियो हो जाएगी, यहां से मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहली चीज जो वकील साहब वो बता देंगे, पॉइंट नंबर 1, वो ये है कि जब भी कोई आदमी अप्लाई करता है बैंक के पास में पैसा लेने के लिए या फिर लोन लेने के लिए, तो बैंक उससे एक फॉर्म भरवाता है कि आपको क्या सामान खरीदना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, या प्रॉपर्टी लेनी, या कोई बिजनेस करना चाहते हो, या खाली कैश चाहिए आपको पर्सनल लोन के रूप में कि आप जहां मर्जी खर्च करना चाहते हो। तो आप एक अप्लाई करते हो, तो उसके ऊपर सिग्नेचर होता है। उसमें वो जो बैंक एक एप्लीकेशन के ऊपर पहले से ही साइन करा लेता है, वो बंदा जो बैंक वाला बंदा होता है, 40-50 साइन एक कागज के ऊपर करवाता है, जिसमें वो ना तो आप पढ़ते हो कभी भी, जिसमें ना कोई किसान पढ़ता है और ना ही कोई और हो रहा होता है। आपको कितना लोन ग्रांट होना है, आपके साथ आपकी क्या शर्तें रहेंगी, वो पहले से उसमें लिखी होती है। वो असल में बैंक के साथ आपका हो रहा एग्रीमेंट होता है, जिसके ऊपर वो साइन करा रहा होता है। वो कितना लोन देगा वो मैनेजर तय कर लेगा वैल्यूएशन करके, बट वो आपका अनुबंध हो गया, वो सिग्नेचर ये कह रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जितने का भी लोन होगा वो अमाउंट उसमें बाद में भर लेंगे। ऐसे ही होता है जी, है ना? ऐसे ही होता है ना? तो अब इसमें क्या हुआ, अब बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट किया लोनी के साथ, यानी जिसने लोन लिया है उसके साथ में, और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया ये कि मैं तुमको लोन के रूप में, या मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आज का एग्जांपल ले रहा हूं मैं 9 लाख रुपए का, 9,30,000 का एग्जांपल ले रहा हूं। 9,30,000 का क्यों ले रहा हूं ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है? कि आप इसको ऊपर नीचे जितना मर्जी चाहे कर सकते हैं, पर मैं आज 9,30,000 रुपए का एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको लोन ग्रांट हो गया है इतने रुपए का, और आपको इसकी इतने महीने की इंस्टॉलमेंट, इतना ब्याज फ्लोटिंग है या फिक्स है, ये तय हो गया, और अब आपकी इंस्टॉलमेंट इतने तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। यही होता है एग्रीमेंट के अंदर। एम आई राइट? बताते जाइएगा, ठीक है जी। अब जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो क्या कहता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, अगर एक पार्टी ने भी उसको फॉलो नहीं किया है तो पहली लाइन से एब इनिशियो में वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द समझा जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें पूरी नहीं की हैं तो गलत तो नहीं है जी? यही कहता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अब बैंक ने कहा मैं तुमको 9,30,000 रुपए देता हूं। बैंक ने 9,30,000 रुपए आज तक किसी को भी लोन नहीं दिया, मतलब जितना भी उसने लिखा आज तक रुपए में किसी को लोन नहीं दिया। बैंक ने क्या किया, हवा में एक अकाउंट खोला, जैसे देवेंद्र ने अकाउंट मांगा, मैंने बोला कि मैंने लोन मांगा,
तो देवेंद्र कुमार के नाम का एक अकाउंट खुला और उस अकाउंट में एक डिजिट भरी गई कि 9,30,000, और वहां से आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हुआ वो डिजिट, और बोल दिया आपका लोन सैंक्शन हो गया। जब मैं बैंक में वो 9,30,000 रुपए लेने गया तो बैंक मैनेजर ने मुझे ऐसे ऐसे नोट दे दिए। उसने बोला ये हैं। मैंने बोला मुझे रुपया चाहिए, 9,30,000 रुपया चाहिए, मुझे बैंक नोट नहीं चाहिए। ये प्रॉमिस है रुपया देने का। ये जैसे लोन एक प्रॉमिस है रुपया देने का, ये भी प्रॉमिस है रुपया देने का। इसमें गवर्नर ने साइन किया हुआ है। उसने बोला है मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन दे, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर सम ऑफ ₹500। एम आई राइट? तो अगर बैंक ने मुझे वादा किया था रुपया देने का और मुझे बैंक रुपया नहीं देता है, तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड मान सकता हूं? मान सकते हैं। पहला पॉइंट ये है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड। मुझे रुपया देने का वादा किया गया था और मुझे रुपया नहीं दिया गया। आप बैंक के वकील हो, बोलो कुछ यार, मेरी खिलाफत तो करो थोड़ा बहुत, मुखालफत करो, खिलाफत नहीं, मुखालफत करो, मतलब इसके विरोध में बोलो ना। मैं बोल रहा हूं कि भैया आपने मुझे बैंक लोन देने का वादा किया था रुपयों में, आपने मुझे रुपए नहीं दिए, आपने मेरे खाते में डिजिट ट्रांसफर किया या फिर ये लिया, वही तो रुपए है, वही रुपया है। ये रुपया नहीं है, रुपये का प्रॉमिस है। अगर ये रुपया होता तो इस पे रुपया लिखा होता। दिस इज ए लीगल टेंडर ऑफ रुपी, लीगल टेंडर है ये रुपया नहीं है, जैसे कि चेक है। एग्जैक्टली, दिस इज अ चेक ऑफ द चेक। चेक पे आप साइन करते हो, इस पे गवर्नर ने किया हुआ है। लोग मान रहे हैं, दिस इज नॉट द लॉ। मैं लोगों की मान्यता पे बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे किसी धर्म की बात नहीं हो रही, किसको भगवान मानते हो किसको नहीं मानते हो। मैं यहां कानून की अदालत में खड़ा हूं। मैं ये कह रहा हूं मैंने रुपया मांगा, मुझे रुपया नहीं मिला। इसको कोर्ट कह दे, बैंक को नोटिस दे के भेज दे। अब बैंक इसमें एक जवाब दे सकता है कि मैं इसको रुपया मान लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको रुपया मानने में। अगर बैंक ये कह दे कि भारत के 500 रुपए की कीमत और बैंक के 500 रुपए के नोट की कीमत बराबर है, क्योंकि यहां पर बैंक क्या कह सकता है कि आप सामान तो इसी से लेकर आए ना, आपको पानी की बोतल खरीदनी है, आपको ईंट खरीदनी है अपनी मकान के लिए, फैक्ट्री के लिए मशीनें खरीदनी है, या अपने घर के लिए या कुछ भी खरीदना है, तो आपने इसी को यूज किया ना। मैंने इसे भारत का रुपया मानकर यूज किया है। अगर नहीं किया तो बताओ आप, अगर आप यूज करते हो। बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ। हाँ, आपके हाथ से जो है उसके ऊपर 500 रुपया लिखा हुआ है। नहीं, इस पे लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर। उसके पीछे दे दो, वो 500 रुपया इंडिकेशन है। मैं आपको इसके बदले में 1 रुपया दिखाता हूं। इस पे कहीं नहीं लिखा हुआ मैं भारत धारक को 1 रुपया देने का वचन देता हूं। इस पे कोई प्रॉमिस नहीं लिखा हुआ है। इस पे लिखा भारत सरकार 1 रुपए पे, इस पे लिखा है 1 रुपया और लिखा है भारत सरकार। इस पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, कोई भारत सरकार का जिक्र नहीं है इसके अंदर। और इस पे लिखा हुआ है मैं 500 रुपए अदा करने का वचन दे। ये प्रॉमिस है रुपए का, ये रुपया है। हैं? बैन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? रुपया नहीं है, ये भी रुपए का नोट है। मैं आपको बता देता हूं, ये भी रुपए का लीगल टेंडर है और ये 500 रुपए का लीगल टेंडर है। इसको छापती है भारत सरकार। भारत में जितना भी नया उत्पादन होता है उसकी एवज में, और इसको छापता है भारतीय रिजर्व बैंक। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इस रुपए की और इस रुपए की अगर कीमत बराबर हो तो फिर मैं आपकी बात को सच मान लूंगा। सर एक बात, हाँ, बैंक भी वही चाहेगी कि वही रुपया दे दो मुझे। हाँ, मैं अभी इस पे आ जाए, आपके वाला सवाल पे दे देंगे। अगर इसी पे पहले ही लेना है तो पहले ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। आपका सवाल
आपने कहा कि आप बैंक के वकील होने के नाते आप कह रहे हो कि ये रुपया नकली है और या फिर ये लीगल टेंडर है, तो आप लीगल टेंडर ही दे दो, ठीक है। अभी इन्होंने बोला कि मुझे यही दे दो, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं ये नकली है, और आईपीसी का सेक्शन 489 ABCDE ये कहता है कि नकली नोट रखना, नकली नोट देना, नकली नोट मांगना कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आजीवन कारावास तक की सजा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है। देख लीजिए, आप लिख के दे दीजिए। लेकिन वो नकली है, ये नकली है, ये साबित मैं अभी कर देता हूं। हाँ, ये नकली है, ये मैं अभी साबित कर देता हूं, ठीक है भाई। अगर ये नकली है फिर तो 489 लगती है। अब आते हैं, यानी कि अगर ये नकली है तो 489 ABCDE लगती है बैंक के ऊपर जिसने भी ये पैसा हमको दिया है। तो ये नकली कैसे है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है वचन पत्र। वचन पत्र का मतलब होता है एफिडेविट। ये गवर्नर का एफिडेविट है देश की जनता के नाम। बीइंग एन एडवोकेट, आप मुझे बताएंगे क्या मैं किसी मुद्दे पर अपना एफिडेविट बदल सकता हूं? कोमा और फुल स्टॉप भी इधर उधर कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। किसी और का? किसी और को भी नहीं कर सकते, मतलब अपना भी नहीं कर सकते, किसी और का तो कैसे करेंगे? तो अगर मान लीजिए मैंने एक एफिडेविट दे दिया कहीं पर और मैंने ही उसके कॉन्ट्राडिक्टरी या उसको चेंज करके कोई और एफिडेविट दे दिया, अब इन दोनों केसेस में सबसे पहला बात, मेरे ऊपर मुकदमा होगा, ये तय है ना। अगर मैंने अपना एफिडेविट बदल दिया तो मेरे ऊपर मुकदमा होगा। दूसरा बाद में दिया हुआ एफिडेविट नकली माना जाएगा। पहले वाला ओरिजिनल होगा या बाद वाला, पहले ये बताइए। दोनों भी ओरिजिनल हो गए। नहीं, दोनों नहीं। देखिए, पहले जो दिया था उसको कोर्ट ने सच मान लिया और उसको एडमिट कर लिया, पहला एफिडेविट सच हो चुका। तो अब इसके बाद आने वाला हर एफिडेविट गलत होगा, झूठा होगा, अगर वो उससे अलग है तो। अगर वो उससे अलग है तो, एम आई राइट? आपको जो 500 रुपए की डिजिट मिलती है वो इसी नोट के बदले मिलती है। ये 500 रुपए की जो है, आप इस 1 रुपए के बराबर इसको ऐसे ऐसे 500 नोट मान लो तो भी इस 500 के बराबर मानोगे। अब तो यही मान रहे हो ना? अभी ध्यान से देखिएगा, बड़ा कमाल निकल के आएगा। आप इस 1 रुपए के 500 इकट्ठा करो या ये 500 वाला एक इकट्ठा करो, बराबर मानते हो। फिर ये जो एक सिक्का है 1 रुपए का छोटा सा, ये वाले 500 इकट्ठा करो तो भी बराबर मानोगे। फिर ये लोहे वाला सिक्का है एक दूसरा, ब्रास भी इसमें है, धातु, ये वाले 500 इकट्ठा करो, ये भी बराबर मानोगे। डिजिट वाले 500 रुपए का नोट, 1 रुपए के 500 नोट, 1 रुपए के पुराने सिक्के, 1 रुपए के नए सिक्के, इन सबको आप 500 रुपए मान रहे हो। फिर ये 1906 का 50% चांदी वाला 1 रुपया है, 1 रुपी इंडिया, इसको भी 1 रुपये में मानोगे या इसको कैसे मानोगे? आज के दिन पे नहीं मान सकते। हम इसको कोर्ट में, बैंक में लेकर गए हैं, बैंक इसे 1 रुपये में लेता है। बैंक बोलता है ये भारतीय रुपया है, 1 रुपी इंडिया लिखा हुआ है, अगर आपके खाते में जमा होगा तो 1 रुपये में ही जमा होगा। इसमें 50% चांदी है, भले ही चांदी का हो, भले ही किसी का भी हो, रुपया है ये, रुपए का सिक्का है ये, और ये बंद नहीं हुआ है और आज भी बैंक इसे लेता है और ये 1 रुपये में लेता है। तो इस 1 रुपये में, इस वाले 1 रुपये में लगभग 800 ऐसे ऐसे नोट आ जाते हैं। इस 1 रुपये में ऐसे ऐसे 800 1 रुपये आते हैं। तो अब इस 1 रुपये की वैल्यू बैंक बराबर कह रहा है, लेकिन बाजार अलग अलग कह रहा है। अब इसको समझिएगा। फिर 1862 का 1 रुपया है, 1 रुपी इंडिया लिखा है इसके ऊपर भी, ये भी आज के टाइम पर बैंक में एडमिसिबल है, आप 1 रुपये में चलता है, अभी भी 1 रुपये में चलता है। लेकिन इसे बाजार में जाते हैं तो जब इसमें अगर 1 रुपये में एक टॉफी मिलती है
तो इसमें लगभग 2000 टॉफियां मिलती हैं आज के टाइम पे। यानी इस 1 रुपए की कीमत और इस 1 रुपए की कीमत अलग अलग हो गई। ऐसा कैसे हुआ? और बैंक दोनों को 1 रुपए में ले रहा है। बैंक इसको मना नहीं कर सकता लेने में। यहां से थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ कि यार गड़बड़ है। पहले हम एफिडेविट वाली बात पे आ जाते हैं। मैं ये इसलिए बताया, ये रुपया जमा कराओ लोहे का मिल जाएगा, लोहे का जमा कराओ डिजिट मिल जाएगी, लोहे वाले 500 जमा कर दो, ऐसा ऐसा 500 रुपए का एक मिल जाएगा, ऐसे ठीक है ना? इन सबकी बराबर वैल्यू है ना? नोटबंदी जब हुई, आपने 2000 रुपए 1000 और 500 के नोट बंद दे दिए और 500 का ये वाला मिला। 500 का पहले थोड़ा बड़ा नोट होता था, अलग रंग होता था, मजबूत था, धुलने जाए पे खत्म भी नहीं होता था। फिर ये नकली जैसे दिखने वाले नोट दे दिए अपने को, दिए ना? ठीक है। अगली अपनी जनरेशन क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि जितनी कीमत पहले वाले नोट की थी 500 रुपए की, उतनी ही कीमत इसकी है। आप भी ऐसे ही सोच रहे हो? फिर तो अगर मैं ये 10 रुपए का नोट मान लूं, ये 10 रुपए का नोट बदल के हमें छोटे वाला 10 का नोट मिला है, फिर तो इस 10 रुपए की और इस 10 रुपए की बराबर कीमत होगी। फिर एक ये नोट है मेरे पास 1968 से पहले का, ठीक है। जब नोटबंदी की गई होगी 1968 के बाद, 1968 में बड़ा घोटाला हुआ था, 4 गवर्नर बदले गए थे उसी 2-4 साल के दौरान ही, जैसे अरिजित पटेल को लाया गया था नोटबंदी से पहले, वैसे ही इसमें ये 10 का नोट सरकार ने नोटबंदी में ले लिया होगा और इसके बदले में हमको ये वाला दिया होगा, है ना? तो इस 10 रुपए की वैल्यू और इस 10 रुपए की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। बताते जाइए भाई, इस 10 रुपए की वैल्यू और इस 10 रुपए की वैल्यू, और ऐसे ऐसे 10 इकट्ठे कर दूं लोहे वाले, तो बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन एक गड़बड़ हो गई जनाब। इसमें गड़बड़ ये हुई, ये जो 1968 से पहले का नोट है, ये भी भारतीय रिजर्व बैंक ने छापा हुआ है, इसमें भी बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ जो गवर्नर का एफिडेविट है वो बदल दिया। 1968 से पहले गवर्नर का एफिडेविट कहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। यहां इसमें नए वाले में नहीं है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹10 एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। इसमें भी एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू नहीं है। यानी कि ये वाला नोट कहता है ऑन डिमांड, जब भी मैं मांगू, मेरे मांगे जाने पर, धारक के मांगे जाने पर, एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू, किसी भी बैंक में जाकर अपने 10 रुपए ले सकते हो। ये नोट कह रहा है जब भी आप चाहो अपने 10 रुपए बैंक से जाकर ले सकते हो। जैसे ही ये 1968 के बाद नोटबंदी होती है, नए नोट के ऊपर ऑन डिमांड और एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू बदल दिया गया। जस्ट एक क्वेश्चन है जनाब, इससे ये वाला नोट नकली हो गया कि नहीं हुआ, सिर्फ इतना बताइए। नकली और असली नहीं, एफिडेविट गलत हो गया, जो मानदंड है, नहीं वो अब मानदंड पे भी आएंगे, आप अभी मानदंड पे आएंगे, डेफिनेशन पहले अभी मानदंड पे आएंगे। पहले हम अगर ये मान के चलें कि जो एफिडेविट गवर्नर ने दिया था, ये गवर्नर का एफिडेविट नकली हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले का एफिडेविट और नया एफिडेविट। ये किताब जो अपने पास है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, इस किताब में बाकायदा आरबीआई ने रिटर्न में, उनकी हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी इसमें हमने लगाई है, आरबीआई ने ये एडमिट किया है कि यस, हमने वचनखंड बदला है। ठीक है, एडमिट कर लिया, ऑन रिकॉर्ड एडमिट कर लिया, हमारे पास नोट है, दिख रहा है एविडेंस के तौर पे। अब मैं ये पूछ रहा हूं एज एन एडवोकेट ऑफ द पब्लिक एंड द फार्मर्स, क्या देश में मान लेते हैं तुमने एफिडेविट बदल दिया, मान लेते हैं, ठीक है, इसका मतलब संविधान में, कानून में, 1934 का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का एक्ट है, उसमें कहीं ना कहीं इसको बदलने का नियम लिखा होगा, तो ही तो बदल सकते हो, है ना? पहला, आपको बदलने की पावर होनी चाहिए, दूसरा, आप किसी नियम के तहत बदल सकते हैं। वी जस्ट वांटेड टू सी कि वो कौन सा नियम है, कौन सी धारा है, कौन सी पावर है और कहां लिखी हुई है
जिससे आप इसका यूज करके इसे बदल सकते हैं, और कहीं पर कोई धारा नहीं है, ना कहीं कोई नियम है, ना, क्योंकि एफिडेविट को बदला ही नहीं जा सकता, तो नियम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब उसको बदला ही नहीं जा सकता है तो कहीं भी ये हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आरबीआई ने ये मान लिया, एडमिट कर लिया है कि हमारे पास इसका कोई साक्ष्य नहीं है। पहली बात, आप बदल नहीं सकते, दूसरा कोई नियम नहीं है, फिर भी आपने बदल दिया तो ये नकली हुआ। अब हम ये कह रहे हैं कि यार, मतलब इतने से पॉइंट तो हो गया क्लियर, बदला हुआ है, बदल सकते नहीं थे, कोई नियम नहीं था बदलने का। अब जो आपने बोला मानदंड कि भाई इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो है, वो वैल्यू क्या है? अगला सवाल आता है कि वो वैल्यू क्या है, क्योंकि ये तो 10 रुपए नहीं है, ये तो लीगल टेंडर है। डिजिट भी 10 रुपए नहीं है, वो भी लीगल टेंडर है। सिक्का भी रुपया नहीं है, वो भी सिक्का है, कॉइन ऑफ ₹1, वो भी लीगल टेंडर है। 1 रुपए का नोट, ये भी लीगल टेंडर है। तो रुपया क्या है? दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज अ रूपी? माध्यम तो है, देयर मस्ट बी समथिंग जो उसको रिप्रेजेंट करे। जैसे माध्यम है, हमें किसी चीज की लंबाई मापनी है, हम लंबाई को मापने का क्या तरीका है? हम ऐसे बिलात से माप लेते हैं, ऐसे हाथ से, 1 2, ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। अब मान लो इसका टेबल यहां से यहां तक 15 बिलात आया, 15 हाथ आया, तो आप सारे मापोगे, सबका 15 आएगा? सबका अलग आएगा। छोटा बच्चा मापेगा ज्यादा आएगा, बड़ा लंबा हाथ वाला होगा कम आएगा। गड़बड़ हो गई यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर लंबाई ऐसे, मैं बताऊंगा कुछ और, आप बताओगे कुछ और, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए फिर एक फिक्स किया कि भैया जी इतना ले लेते हैं, इस वाले डिस्टेंस को 1 मीटर बोलेंगे, इसमें 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, इतने ही डिस्टेंस को 1 मीटर बोलेंगे, ना 1 सेंटीमीटर भी कम, ना 1 सेंटीमीटर भी ज्यादा। दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, मैथ वाला मापे या इंग्लिश वाला, गरीब मापे कि अमीर, लंबा मापे कि मतलब छोटा अंधा, साउथ में मापो कि नॉर्थ में, अमेरिका में मापो, जहां दुनिया में मापना चाहते हो, 1 मीटर मतलब इतना, शोषण को रोकने के लिए। तो 1 मीटर उस लंबाई को बोलेंगे। भाई अब मैं स्केल है मेरे पास, एक तो दर्जी वाला स्केल होता है, निकाला माप लिया, एक मिस्त्री वाला होता है, एक फुट उसका होता है, लकड़ी का होता है, लोहे का होता है ना, जमीन वाला दूसरा है, लेकिन डिस्टेंस उतना ही होगा 1 मीटर का। अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि लोहे वाला ज्यादा अच्छे से नापेगा या फिर चांदी वाला या सोने वाला? डिस्टेंस से मतलब है ना अपने को। इसी तरह से अपने को वजन तोलना है, तो वजन चांदी वाला अच्छे से तोलेगा कि लोहे वाला? भाई 1 किलो मतलब 1 किलो। किलो इस बात के ऊपर निर्भर नहीं करता है कि वो किस धातु का बना है। इसी तरह से रुपया इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि किस धातु का बना है। चांदी का भी है, लोहे का भी है, स्टील का मिक्स धातु भी है, कागज भी है और डिजिट भी है। भाई अगर आपके सामने एक चीज पेश कर दी जाए कि इसको छापने में 3 रुपए के करीब खर्च होते हैं, 3 रुपए के बैंक नोट, और इसको बनाने में 2000, और ये लोहे वाला बनाने में इसको 10 रुपए के करीब खर्च होते हैं, तो फिर लोहे वाला क्यों बना रहे हैं? वो बना रहे हैं ना, वो छाप रहे हैं ना, वाई? यूसेज ज्यादा होता है और सर्कुलेशन में रहता है, आपको ऐसा लगता है? नहीं सर, 1 रुपए मैं आपको दे दिया, 1 रुपए आप संतोष को दे दिए, तो वो 2 रुपए हो जाएंगे वैल्यू में। वैल्यू में 2 रुपए, क्योंकि 2 रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया, 1 रुपए का आप, वो तो वहां काउंटिंग में 2 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, रुपया तो वो एक ही है ना। तो इसलिए वो धातु का बनाते हैं ताकि वो टिकाऊ रहे और सर्कुलेशन में रहे। सामान्य। तो वो किस हिसाब से कितने छाप सकते हैं, वो कितने बना सकते हैं? मतलब जितने वो मर्जी चाहिए, अभी डॉलर जैसा बना, तो फिर हमसे फिर इंस्टॉलमेंट क्यों मांगते हैं? छाप छाप के दे दीजिए। हाँ भाई, अगर मान लीजिए मुझसे ये एक बैंक मैनेजर था, एक उसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, सीबीआई का, वो जोनल मैनेजर बैठ करके काफी बहस कर रहे थे,
हमने ये कहा कि देखो, हमने अपने बुजुर्गों से एक बात सुनी थी कि सरकार या बैंक उतने ही नोट छाप सकता है जितना उनके पास सोना होता है। कितना सोना होता है ये ना तो हमें हमारे दादाजी ने बताया, ना हमें किसी स्कूल में बताया, ना आपको लॉ में कहीं पढ़ाया गया, ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में किसी बंदे को पता। यानी ये बात इतने सालों तक इतनी छुपा दी गई कि अगली जनरेशन के बारे में, अगली जनरेशन को तो यह भी नहीं पता कि इसके बदले में सोना छापा जाता है, मतलब इसके बदले में सोना रखना होता है आरबीआई को, इसलिए उसको रिजर्व बैंक बोलते हैं। सोना रिजर्व रखेगा तो रिजर्व बैंक है। अब हम जब इसके पीछे जाते हैं और जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं और जब हम आरबीआई से क्वेश्चन पूछते हैं और वित्त मंत्रालय से पूछते हैं जनाब, तो आपकी जानकारी के लिए एक बड़ी कमाल की बात मैं आपको बताता हूं। हमारी इस किताब के पेज नंबर 20 पे एक्सप्लेन किया हुआ है हमने। हमारे जो इस किताब के लेखक हैं घनश्याम वर्मा जी, उन्होंने 2015 में एक आरटीआई डाली और 2023 तक चली वो, 8 साल तक अपील अपील अपील, फिर सीआईसी के पास जा करके फिर हाजिरी लगाना, फिर बैठना, फिर सारी अपीलें तक जा करके लास्ट में जा करके वित्त मंत्रालय ने आरटीआई के जवाब में, हमने सवाल किया था भी हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला असली है ये वाला नकली, या दोनों नकली या दोनों असली, हमें नहीं, कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ ये बताइए कि वैध रुपया हम किसे कहेंगे, वैध नोट कौन से होंगे, वैध लीगल, वैध मतलब लीगल रुपया कौन सा है। वित्त मंत्रालय ने ऑफिशियली आरटीआई के जवाब में लिख के ये कहा है, हमारे पास लीगल मनी का कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। अगर इंटरप्रिटेशन में जाऊं तो इसका यह मतलब निकलता है कि सब इलीगल है। अगर आपके पास लीगल की कोई डेफिनेशन नहीं है तो क्या नियम है? अगर ऑफिशियली आरबीआई लिख कर दे रहा है तो मैं कहां जाऊं? मैं देश की जनता हूं, मैं कहां जा रहा हूं? मुझे कैसे पता चल रहा है कि एक आदमी तो सुबह से लेकर रात तक दिहाड़ी करके उसको तो 500 रुपया दिया जा रहा है, दूसरे वाला है उसको 2000 रुपया दे रहे हैं, तीसरे वाला एक टेंडर पास हो गया उसको 6000 करोड़ दे रहे हो। उसके तो सिर्फ कागज की वैल्यू 6000 करोड़, और मेरी असली मेहनत की कीमत, मेरी गाय की कीमत तुमने 1 लाख रखी है, उसके कागज पे सिर्फ टेंडर पास होने की 6000 करोड़ है। उसको 6000 करोड़ क्या वैल्यूएट करके दिया गया है और मेरी मेहनत को कैसे वैल्यूएट किया है, किस तरह से तुमने तोला है? देयर शुड बी सम फॉर्मूला, देयर शुड बी समथिंग, एनर्जी को मापने का कोई तरीका होना चाहिए। इसीलिए इस बात की गहराई तक गए कि ऐसा नहीं हो सकता कि चांदी के सिक्के से लोहे के सिक्के और फिर डिजिट तक आ गए हैं, और सोने की मोहर से और फिर अब जो है खाली नोट से आ गए। तो वो क्या था और क्यों था और उसको अंग्रेजों ने कैसे कैसे तोड़ा, ये इस पूरी किताब में एक्सप्लेन किया। अंग्रेजों के बाद हमारे वालों ने कैसे तोड़ा, काले अंग्रेजों ने, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। लेकिन मोटे तौर पे, डेफिनेशन के तौर पे हम ये मान के चलेंगे, किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने का जो साधन है वो रुपया है। जैसे किसी वस्तु का लंबाई मापने का जो साधन है वो मीटर है, बाकी की सारी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर मीटर से निकलेंगी। वैसे ही उसका वजन मापने का किलोग्राम है तो ग्राम, मिलीग्राम, वो सब किलोग्राम से निकलेगा। वैसे ही किसी भी वस्तु के मूल्य का जो मापक है वो रुपया है, और रुपया इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो किस धातु का है। रुपया अगर मापक है तो उसका कोई मानक होना चाहिए, उसका कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए कि फिक्स। वो स्टैंडर्ड अगर फिक्स है तो ही रुपया असली है, अगर वो फिक्स नहीं है तो रुपया नकली है। ये बाय डेफिनेशन है, और कानून कहता है नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल। नेचुरल जस्टिस के हिसाब से चलेंगे। अगर आपकी मतलब मेहनत को कैसे इसमें जीरो किया जाता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट उसका एग्जांपल दीजिएगा। क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई अगर कर दी जाएगी
और अनकंट्रोल्ड अगर छापना या डिजिट ट्रांसफर करना कर दिया जाएगा तो उसका क्या नुकसान होता है। जैसे आप किसानों से जुड़े, किसान ने टमाटर उगाया अपने खेत में, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, किसान ने टमाटर उगाया, 100 किलो टमाटर उसका 500 रुपये में बिका। उसने वो 500 रुपया अपनी जेब में अपने घर पे रख दिया कि ये 500 रुपये आ गए, 500 रुपीज, वो 1 क्विंटल टमाटो, ठीक। इधर से अडानी बाबा को 5,000 करोड़ का लोन मिल गया। अडानी ने देखा अभी मार्केट में टमाटर है और पेरिशेबल वेजिटेबल है तो खरीद लेता हूं। उसने सारी की सारी खरीद कर अपने स्टोर में इकट्ठी कर ली। मार्केट से टमाटर गायब हो गया, रेट बढ़ने लगे, और टमाटर का रेट आपने मैक्सिमम कितना देखा पिछले साल? 200 रुपया किलो हमारे यहाँ बिका। 200 तक गया है, बेंगलोर में 200 तक गया ना, हमारे वहां भी गया 200 तक। जिसने उगाया उसने भी देखा। मेरे आसपास का मुझे भी ये बात समझ में, मुझे भी उसी से समझ में आई। एक बंदा था, सच में ये ऐसा हुआ था, वो टमाटर का ही खेती करता था, उसने सारा टमाटर मार्केट में दे दिया, 5 रुपया किलो, 3 रुपया किलो, मतलब 300 रुपया क्विंटल और 500 रुपया क्विंटल। और 2-3 महीने के बाद उसके घर में शादी थी और उसको वो टमाटर लेना पड़ा 200 रुपया किलो। अब मैं ये कह रहा हूं, आप सोचकर देखिए, जो उसने 100 किलो टमाटर 500 का बेचा था, अगर वही 500 रुपया उठाकर वो मार्केट में जाता है, अब उसे कितना टमाटर मिलता है? 2.5 किलो टमाटर। जब टमाटर का रेट 200 रुपया किलो है, उसी 500 से, यानी टमाटर 100 किलो टमाटर बेच के 500 कमाया और उसी 500 से 2.5 किलो कमा रहा है। यानी कि 100 किलो टमाटर का 2.5 किलो टमाटर बन गया अनलिमिटेड पैसे की सप्लाई से। यानी इससे मेहनत किसकी खाई गई? देश के प्रत्येक आदमी की, उद्योगपति को छोड़ करके देश के हर आदमी की मेहनत। यानी कि अगर इसको हम लोग पर्सनल केस ना लेकर के अगर पीआईएल ले कि एट लार्ज पूरे देश के साथ धोखा हो रहा है, अगर आपके पास लीगल मनी छापने का कोई दस्तावेज नहीं है, अगर आपने एफिडेविट बदला हुआ है, अगर आपके पास कोई तो सोर्स होगा, तो फिर हम निकाल करके लेकर आए पेपर करेंसी एक्ट, कि पेपर छापने का एक्ट क्या है, और पहले एक्ट और आज के एक्ट और पुराने एक्टों में क्या है। तो फिर देखते हैं कि भाई जब पेपर करेंसी एक्ट बने तो उसको बिल्कुल रुपए के स्टैंडर्ड के तौर पे ही चालू किया, 10 रुपए की एक मोहर। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, ये इसको समझ लीजिएगा। 10 रुपए की एक मोहर, ये स्टैंडर्ड है, ऑफिशियल स्टार्टिंग में जब से चला। लेकिन उस वक्त जो रुपए का सिक्का है वो ये है, चांदी वाला, और जो मोहर है वो सोने की है। यानी 10 रुपए के बराबर एक मोहर मिलती है। मोहर में भी 1 तोला सोना है। 1 तोला मतलब 11 ग्राम 664 मिलीग्राम सोना है। तो जब 1 रुपए के बराबर की कीमत लेते हैं तो 1 रुपए में मिलता है लगभग 1.166 ग्राम सोना। ये तब की बात है। लेकिन फिर चेंज हुआ इसके अंदर, और जो आखिरी चेंज आया वो पेपर करेंसी एक्ट 1882 के हिसाब से आया। कौन सा? 1882। वो 75 का ही आगे लिया गया, 75 को ही एज इट इज लिया, उसमें स्टैंडर्ड जो है। तो पेपर करेंसी एक्ट 1882 और कॉइनेज एक्ट 1906, कॉइनेज एक्ट 1906 के मुताबिक इन्होंने फिर बदलाव किया रुपए के मानक में, जो कि आखिरी लास्ट रिटर्न स्टैंडर्ड है रुपए का, 15 रुपए की एक मोहर। 10 रुपए से 15 रुपया। उन्होंने क्या किया? सोने का रेट बढ़ा दिया, चांदी का घटा दिया, और कह दिया अब जो है, अब 10 रुपए की एक मोहर नहीं मिलेगी, 15 रुपए की मोहर मिलेगी। यह भी पूरे देश के साथ बहुत बड़ी ठगी थी। कोलकाता में बहुत जबरदस्त, क्योंकि 1908 में दिल्ली बनती है राजधानी, 1906 में कलकत्ता राजधानी है इस देश की, और कलकत्ता में लोगों ने एक्टिव होना स्टार्ट कर दिया है। वो रुपए को समझ रहे हैं, उनको मालूम है कि इससे बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इसके ऊपर बाकायदा संसद के अंदर बोला है कि तुम ऐसे अनकंट्रोल्ड पैसा छापोगे तो देश और गरीब होगा।
गरीब और गरीब होते जाएंगे, अमीर और अमीर होते जाएंगे। जिस ये इल्टन यंग कमीशन जिसकी सिफारिश पर रिजर्व बैंक बना था, उसके साथ भी, प्रोफेसर केन्स के साथ भी बहुत जबरदस्त बहस करी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के अंदर भी उन्होंने इसको पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है, पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि जो तुम ये करने जा रहे हो ये बहुत खतरनाक है। उसके बावजूद क्योंकि लोगों तक इस बातों की समझ नहीं थी और एक आम जनमानस तक हम नहीं पहुंच पाए थे, जैसे आज भी अगर जाते हैं तो इंटेलेक्चुअल्स भी आकर के ये कहते हैं कि तुम ये पागलों वाला केस उठा के बैठे हुए हो, क्योंकि उनको लगता है कि इतना डीप में कौन जाएगा यार, सीधा सीधा बताओ ना किसके साथ टक्कर मारनी है। हम कहते हैं कि पहले बात को समझे बिना किससे टक्कर मारोगे। अब आप समझ के देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, मान लीजिए आपके पास घर में रखे हैं 300 चांदी के सिक्के, 300 रुपए, आपने मेहनत करी, 300 चांदी के सिक्के। एक रात पहले जब आप पत्नी से बात करोगे, अगर 10 रुपए में एक सिक्का, एक मोहर आती है, तो आपको 300 सिक्कों में कितनी मोहर आ जाएगी? 30 मोहर, मतलब 30 तोले सोना। यानी आपके पास, आपने मेहनत करके वो 300 रुपया कमाया है, उस 300 रुपए में आपको 30 तोले सोना मिल रहा है। ठीक है, फिर पेपर करेंसी एक्ट आ जाता है 1882 पहली रात, जैसे नोटबंदी हुआ। अब इसको समझना कैसे जरूरी है, नोटबंदी क्यों, ये 1882 और नोटबंदी का कनेक्शन कैसे देखो, आप सोच कर देखो। हम सबके पास 10-10 लाख रुपया पड़ा हुआ है। हम में से 7 नवंबर 2016 को एक बंदे ने जमीन खरीद ली 10 लाख की, एक बंदे ने भैंस खरीद ली या गाय खरीद ली, एक बंदे ने 10 लाख का सोना खरीद लिया, एक बंदे ने चांदी खरीद ली, एक बंदे ने लोहा खरीद लिया, एक ने ट्रैक्टर ले लिया, और एक का 10 लाख रुपए का नोट कैश घर में रखा है। जिसने जमीन, अब 8 तारीख को नोटबंदी हो गई, जिसने जमीन खरीद ली है कोई फर्क नहीं पड़ा उसे, सोना खरीदने वाले को फर्क नहीं पड़ा, भैंस खरीदने वाले को फर्क नहीं पड़ा, चांदी वाले को फर्क नहीं पड़ा, लोहे वाले का तो लोहे के रेट के हिसाब से डिपेंड करेगा, पर जो ट्रैक्टर खरीदा उसका थोड़ा बहुत कम हुआ क्योंकि सेकंड हैंड हो गया। अदरवाइज जिसके घर में नोट रखे थे सिर्फ वो कचरा हुए, बाकी धन एज इट इज है। यानी एक रात पहले में ऐसे खत्म हो जाता है, नोट खत्म हो जाते हैं। अब 1882 वाले पेपर करेंसी एक्ट की बात करते हैं। अगर हम, आपके पास 300 रुपए रखे हैं, एक रात पहले आपको 30 तोले सोना रखा है, कानून बन गया, अगले ही दिन कानून बन गया 15 रुपए की एक मोहर है। अब 300 में कितना बनेगा? 20 तोले सोना। यानी आपका 10 तोले सोना सिर्फ एक कागज के सिग्नेचर ने खा लिया। सिर्फ आपका नहीं, पूरे देश के हर आदमी का 30% सोना खा गया एक झटके से, ये कागज।